नाइन्थोसॉल्जियन। अमेरिका के नेवाडा और न्यू मेक्सिको के बीच एक अंधेरी रात। आसमान अचानक चमक उठता है। किसी प्लेन की आवाज़ नहीं, किसी मिसाइल का सिग्नल नहीं, बस एक तेज़ रोशनी। और फिर धरती पर कुछ गिरता है। अगली सुबह लोकल लोगों ने जो देखा उसने हिस्ट्री बदल दी। ज़मीन पर मेटल के टुकड़े थे, पर वो मेटल नॉर्मल नहीं था। ना जाल रहा था, ना टूट रहा था, ना किसी नोन टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा था। गवर्नमेंट ट्यूरेंट एक्टिव हो गई। एरिया को सील कर दिया गया। मीडिया को बोला गया ये सिर्फ एक वेदर बलून था। पर यहीं से कहानी में पहला झूठ शुरू हुआ, क्योंकि जो चीज़ मिली थी वो बलून नहीं थी। उस रात के कुछ ही दिन बाद नेवादा डेजर्ट में एक जगह को साइलेंटली डेवलप किया गया। नाम दिया गया एरिया 51। ऑफिशियली कहा गया एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्टिंग। लेकिन असल में वहाँ लाया गया वो सब जो दुनिया को कभी नहीं दिखाना था। कुछ साइंटिस्ट्स ने बताया कि जो चीज़ वहाँ पहुंची उसके पार्ट्स इंसानी टेक्नोलॉजी से सालों आगे थे। मेटल अपनी शेप बदल रहा था। एनर्जी बिना फ्यूल के जनरेट हो रही थी। और सबसे शॉकिंग बात, उस क्रैश साइट से सिर्फ चीज़ें नहीं मिली थी, कुछ और भी था। इस बात को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में बायोलॉजिकल मटेरियल जैसा वर्ड यूज हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए एरिया 51 और ज़्यादा सीक्रेट होता गया। रोड्स बैंड, वार्निंग बोर्ड्स और गार्ड्स को क्लियर ऑर्डर, शूट टू किल। क्यों? अगर सिर्फ प्लेन टेस्ट हो रहे थे तो इतना खौफ क्यों? 1970s और 80s के दौरान कई साइंटिस्ट्स ने वहाँ काम किया। उन्होंने बाद में एक ही बात कही, जो हमने देखा वो दुनिया के लिए रेडी नहीं था। कुछ लोगों ने रिजाइन करने की कोशिश की, कुछ अचानक गायब हो गए और कुछ कभी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ पाए। इसी दौरान एरिया 51 के आसपास अजीब चीजें रिपोर्ट होने लगी। कंपस काम नहीं करता, रेडियो सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाते और रात के टाइम आसमान में यूनाइडेंटिफाइड लाइट्स दिखती। गवर्नमेंट का जवाब हमेशा एक ही रहा, नथिंग टू सी हियर। पर सच ये था, जो चीज़ 97 में गिरी थी उसने अमेरिका को कुछ ऐसा दे दिया जो पावर भी था और खतरा भी। और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे एरिया 51 कंट्रोल से बाहर जाने लगा। पर असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एरिया 51 को सिर्फ सीक्रेट नहीं बल्कि ऑलमोस्ट बैंड करना पड़ा। एरिया 51 सिर्फ एक सीक्रेट बेस नहीं रहा, वो एक एक्सपेरिमेंट जोन बन चुका था। जो चीज़ 1947 में मिली थी उसे समझने के लिए अमेरिका ने अपने बेस्ट साइंटिस्ट्स को वहाँ भेजा। फिजिक्स के रूल्स वहाँ फेल होने लगे। मशीन्स बिना फ्यूल के चल रही थी। ऑब्जेक्ट्स हवा में रुक जाते थे, ग्रेविटी जैसे काम करना भूल रही हो। साइंटिस्ट्स ने माना यह टेक्नोलॉजी ज़मीन की नहीं थी। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के साथ जोड़ दिया गया। कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स ने बताया कि उनके टाइम का सेंस बिगड़ गया। किसी को लगा वो सिर्फ 10 मिनट अंदर रहा, पर बाहर निकला तो 3 घंटे बीत चुके थे। कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए। कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर स्लोली चेंज होने लगा। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका जिक्र आज भी डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक इंक से मिटा दिया गया। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर लेवल्स अचानक बढ़ गए। अलार्म्स बजने लगे, लाइट्स बैंड, डोर्स लॉक हो गए। उस दिन एरिया 15 के अंदर कुछ चीज़ कंटेन नहीं हो पाई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इक्विपमेंट मैल फंक्शन हुआ, पर इनसाइडर्स का कहना था कुछ एक्टिव हो गया था। उस दिन के बाद बेस के कई सेक्शंस परमानेंटली सील कर दिए गए। जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें लाइफ टाइम साइलेंस अग्रीमेंट साइन करवाए गए और कुछ को कभी बाहर ही नहीं आने दिया गया। एंड 1990s में एक साइंटिस्ट ने मीडिया के सामने आने की कोशिश की। उसने कहा हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही थी। उस इंटरव्यू के बाद वो आदमी अचानक गायब हो गया। उसका नाम, उसकी फाइल्स, उसका रिकॉर्ड सब डिलीट। इसी टाइम एरिया 51 के आसपास सिक्योरिटी और टाइट हो गई। न्यू फेंसेस, मोशन सेंसर्स और गार्ड्स के पास पहले से ज़्यादा अथॉरिटी। पर सच ये था, ये सब बाहर वालों को रोकने के लिए नहीं, अंदर की चीज़ों को बाहर आने से रोकने के लिए था। अमेरिका को समझ आ चुका था कि अगर ये सच पब्लिक के सामने आ गया तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसलिए एरिया 51 को ऑफिशियली कभी बैंड नहीं कहा गया, लेकिन अंदर से कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। पार एक चीज़ अभी भी वहाँ थी,
जो नए समय गिरी थी और जो आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। और सबसे डरावनी बात, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कभी ऑफिशियली बैंड ही नहीं हुए, क्योंकि कुछ सच एक बार जग जाए तो यूज वापस सुलाया नहीं जा सकता। म्यूजिक स्लोज, डार्क पॉज, और इसी का जवाब छुपा है पार्ट 3 में। क्या एरिया 51 आज भी एक्टिव है, और क्या वो चीज़ अभी भी वहां मौजूद है? पार्ट 2 के बाद एरिया 51 के अंदर एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी। जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो सिर्फ रिस्की नहीं थे, वो डेंजरस थे। इसलिए बेस के अंदर एक नया रूल लागू किया गया, जो यहाँ देखो वो यहीं रहना चाहिए। साइंटिस्ट्स और स्टाफ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। किसी को पूरी पिक्चर दिखाई ही नहीं जाती थी, हर इंसान सिर्फ अपना छोटा सा हिस्सा जानता था। पर फिर भी कुछ लोगों ने ज़्यादा देख लिया। 1980s के एंड तक एरिया 51 के अंदर रात के टाइम इमरजेंसी अलर्ट्स आम हो गए। कभी पावर फ्लक्चुएशन, कभी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, कभी पूरे बेस का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। एक इंजीनियर ने बाद में लिखा, लगता था जैसे बेस सांस ले रहा हो। कुछ जगहों पर मेटल वॉल्स गर्म हो जाती थी बिना किसी रीजन के, और कुछ कॉरिडोर्स में लोगों को अपनी ही आवाज़ एको में सुनाई देती थी, लेकिन थोड़ी डिले के साथ, जैसे टाइम सीधा फ्लो नहीं कर रहा हो। इसी दौरान बेस के मेडिकल विंग में केसेस बढ़ने लगे। हेडेक्स, नोज ब्लीडिंग, मेमोरी लॉस। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें अपने सपनों में वही सिंबल्स दिखते थे जो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मशीन्स पर नजर आते थे। और फिर आया वो इंसिडेंट जिसे आज भी इंटरनल ब्रीच के नाम से जाना जाता है। एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन जहां सिर्फ टॉप लेवल क्लियरेंस वालों को एंट्री थी, अचानक अनलॉक हो गया। सिक्योरिटी लॉक्स के मुताबिक किसी इंसान ने एंट्री नहीं ली, फिर भी अंदर से अलार्म्स बजने लगे। उस दिन के बाद उस पूरे सेक्शन को सीमेंट और स्टील से सील कर दिया गया। ना इन्वेस्टिगेशन, ना एक्सप्लेनेशन, बस एक ऑर्डर, इस एरिया का जिक्र कभी नहीं होगा। इसी के बाद कुछ सीनियर साइंटिस्ट्स ने प्रोजेक्ट छोड़ने की कोशिश की, पर एरिया 51 से निकलना इतना आसान नहीं होता। कुछ लोगों को ट्रांसफ़र मिल गया, कुछ लोग साइलेंस एग्रीमेंट्स के साथ घर भेज दिए गए, और कुछ रिकॉर्ड्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये थी, अगर ये बात बाहर आ गई तो लोग सिर्फ एलियंस से नहीं, गवर्नमेंट से भी डर जाएंगे। इसलिए एक नया प्लान बना, एरिया 51 को धीरे धीरे पब्लिक नज़रों से गायब करना। कम फ्लाइट्स, कम स्टाफ और कम एक्टिविटी, कम से कम ऊपर से। पर नीचे कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जो चीज़ 1947 में मिली थी और जो चीज़ अब रिएक्ट कर रही थी, उससे अबैंडन करना पॉसिबल ही नहीं था। और यहीं से एरिया 51 की कहानी एक नए फेज में एंटर करती है, जहां सवाल ये नहीं रहा कि वहां क्या है, बल्कि ये हो गया, क्या वो चीज़ अभी भी कंट्रोल में है